Hello students, welcome to my channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जिसका हमने सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल के दो हमने पार्ट बताए थे, इंटरफेज एंड एम फेज़, जिसमें से हमने इंटरफेज जो है वो कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे एम फेज़ के बारे में। एम फेज़ कैसी फेज़ है भाई? डिवाइडिंग फेज़ है। इसमें सेल क्या करती है? अपने आप को डिवाइड करती है। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ और है, कल लास्ट में मैंने आप लोगों को क्विशेंट स्टेज बताया था, तो उसमें मैंने गलती से ये चीज़ बोली थी कि जो सेल है वो G1 फेज़ में एंटर करती है। एंटर नहीं, वो स्लिप हो गया था, एग्जिट करती है G1 फेज़ से और वो G0 फेज़ में चली जाती है और अपना एक स्पेसिफिक कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसी सेल को हम इनएक्टिव या फिर क्विशेंट स्टेज ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम फेज़ के बारे में। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो एम फेज़ जो है, इसके बारे में बताया किसने था? एम फेज़ आप सबको मैंने कल बताया है। एम फेज़ को हम माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं और इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज़ भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज़ क्लियर है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो प्लांट में इसको एम फेज़ को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, दैट वाज स्ट्रासबर्गर। ठीक है, इन्होंने माइटोसिस को किस में एक्सप्लेन किया था? इन प्लांट्स। एक और साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया था? माइटोसिस को एनिमल्स में बताया था। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि एनिमल्स में माइटोसिस कैसे होती है और प्लांट्स में माइटोसिस किस तरह से होती है। क्लियर? चलो चलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, एम फेज़ कैसी फेज़ है अभी? ये एक डिवाइडिंग फेज़ है। कैसी स्टेज है अभी? डिवाइडिंग फेज़ है। इट मीन्स कि इसमें सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। तो जो सेल है ना, अगर हम सेल डिवीज़न का टाइप देखें, एम फेज से जाने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सॉरी, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की सेल कितनी तरह से क्या कर सकती है अभी? डिवाइड कर सकती है। तो जो सेल है वो तीन तरह से डिवाइड कर सकती है। तीन तरह की सेल की डिवीजन होती है। पहली ए माइटोसिस, फिर माइटोसिस एंड नेक्स्ट वन इज द मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में इसके बारे में भी है। ए माइटोसिस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ए माइटोसिस जो होती है ना, इट इज अ डायरेक्ट डिवीजन। कैसी डिवीजन है भाई? ये डायरेक्ट डिवीजन है। माइटोसिस जो होती है और मियोसिस जो है, ये कैसी डिवीजन हैं? इनडायरेक्ट डिवीजन है। ये भी कैसी डिवीजन है? इनडायरेक्ट डिवीजन है। माइटोसिस जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। अब हम इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कि वाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डिप्लॉइड सेल ले रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, ये जो डिप्लॉइड सेल है, पेरेंट सेल है, ये जब डिवाइड होगी तो डिवाइड होके जब टू डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगी, तो ये जो दो डॉटर सेल्स होंगी ना, उनका भी कैसा होगा? नेचर डिप्लॉइड नेचर होगा। इस वजह से हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन की दोनों सेल में क्या हुआ? इक्वल इक्वल जो हमारा क्रोमोसोम्स थे, डीएनए थे, उनका क्या हो गया? डिवीजन हो गया। लेकिन जो मियोसिस होती है, इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसी डिवीजन है भाई? रिडक्शनल डिवीजन होती है। इसका मतलब कि अगर हम डिप्लॉइड सेल ले रहे हैं, डिप्लॉइड सेल अगर डिवाइड कर रही है, तो डिप्लॉइड सेल जो होगी ना, वो फोर सेल्स में क्या होगी? डिवाइड होगी और वो सारी की सारी चार सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड इन नेचर होंगी। तो इस वजह से हम बोलते हैं मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो गया, 2n था, डिप्लॉइड था क्रोमोसोम नंबर, लेकिन बट के चार सेल्स में कितना हो गया? हैप्लॉइड हो गया। लेकिन इधर इक्वेशनल डिवीजन है, मीन्स की डिप्लॉइड सेल थी और उसने जब
डिवाइड किया तो उसने जो डॉटर सेल्स थी उन डॉटर सेल्स को भी इक्वल क्या करा, क्रोमोसोम्स को डिवाइड करा। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं माइटोसिस को, इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन। चलो अब हम थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में जान लेते हैं। माइटोसिस मैंने बोला इट इज़ अ डायरेक्ट डिवीजन, मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है। ये होगी किन के अंदर, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ए माइटोसिस कहाँ पे होती है, तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक हमारा साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, और बॉडी में जो एनिमल की बॉडी में जो ओल्ड सेल्स या डिजीज्ड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या किस तरह से सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है, ए माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर देती है। कुछ कार्टिलेज सेल्स जो हैं उनके अंदर भी होता है, एंडोस्पर्म सेल्स हैं, या फिर हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं उनमें भी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक्स जो मेम्ब्रेन है उनमें भी क्या होता है भाई, ए माइटोसिस होती है। इट इज़ अ डायरेक्ट डिवीजन। क्लियर है इतनी चीज़। लेकिन जो माइटोसिस होती है इट अक्कर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता होता है, इन सोमैटिक सेल्स। ये किन सेल्स में होती है भाई, सोमैटिक सेल्स में होती है। म्योसिस किन सेल्स में होती है, ये जर्मिनल सेल्स में होती है, जर्मिनल सेल्स में होती हैं। माइटोसिस जो है नॉर्मली क्या है, इट अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स, लेकिन जब हम लेकिन जो कुछ एक स्टेज जर्मिनल सेल्स में भी एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, और उस मल्टीप्लिकेशन फेज में वो जो जर्मिनल सेल्स होती हैं वो क्या परफॉर्म करती होती हैं, माइटोसिस को परफॉर्म करती होती हैं। लेकिन जनरली हम लिखते हैं कि माइटोसिस इट अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स एंड म्योसिस अकर्स इन द जर्मिनल सेल्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि व्हाट आर द सोमैटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। देखो जर्मिनल सेल्स मीन्स सेक्स सेल्स, ठीक है, जो एग की फॉर्मेशन कर रही हैं फीमेल में, एंड मेल में क्या कर रही हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं। क्लियर है, इनको बोलते हैं हम जर्मिनल सेल्स। और इनके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं दे ऑल आर द सोमैटिक सेल्स। अब हमारी जो स्किन है, मान लो हमारी जो स्किन है, अब ये स्किन जो है हमारी, इनमें कौन सी सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं। हर बार क्या हो रहा है, डेड सेल्स रिमूव हो रही हैं और उनकी जगह पे जो सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करके नई सेल्स को क्या कर रही है, अभी प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर इतनी चीज़। फिर हम उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे ए माइटोसिस के बारे में। अब जो ए माइटोसिस है, अब देखो एम फेज जो था इसमें मैंने क्या बताया था, 2 सब स्टेप बताए थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्लियर। उसी तरह से अब सेल डिवाइड कर रही है तो ए माइटोसिस जो है इसके अंदर भी क्या है भाई, 2 तरह से ये भी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। पहला ये किसको फॉलो करती है, कैरियोकाइनेसिस को, और फिर ये किसको फॉलो करेगी, साइटोकाइनेसिस को। अच्छा तुमसे कोई पूछे कि सेल जो है सबसे पहले सेल में क्या होगा, तो सबसे पहले जब भी सेल डिवाइड करती है ना तो कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करती है। मींस न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, और उसके बाद में क्या डिवाइड करता है भाई, साइटोप्लाज्म डिवीजन जो है दैट विल टेक्स प्लेस। क्लियर है। अब कैरियोकाइनेसिस जो है ए माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, मींस कि अगर ये सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है अब ये 2 भागों में डिवाइड होगा, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस इट टेक्स प्लेस विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्लियर। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बिना, मीन्स इसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो जाएगा। भाई डिवाइड कैसे होगा, ये कहता है न्यूक्लियस इट डिवाइड्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, डिवाइड्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स कि अगर मेरे पास मान लो ये पेन ही है तो आप इसको एक गोल सर्कुलर चीज़ मानो, और अगर एक सिरा मैं इधर खींच रही हूँ, एक सिरा इधर खींच रही हूँ और ये इस तरह से टूट गया। अगर ये टूट गया तो देखो एक साइड मेरे पास क्या आया, छोटा हिस्सा पेन का आया, और दूसरी साइड कैसा हिस्सा आया, लॉन्ग जो
पार्ट है पेन का वो वाला आया। तो अब क्या हुआ, ये कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स कि इस तरह से अगर हम इसमें बनाएं कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस, इस तरह से बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ये क्या होता है भाई, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता होता है। क्लियर है। उसी तरह से जो साइटोप्लाज्म है इट ऑल्सो डिवाइड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स ये भी किस तरह से डिवाइड कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन से। कैसे, अब ये न्यूक्लियस था, सेल थी, ये न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया। उसी तरह से ये जो साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये तो इस तरह से न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये भी अंदर की तरफ क्या होगी भाई, मूव करना शुरू कर देगी। और फाइनली ये जो सेल है ये 2 डॉटर सेल्स में, और ये न्यूक्लियस भी कट हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स में ये क्या हो जाएगी भी, डिवाइड हो जाएगी। अब एमाइटोसिस की ना खुद की एक लिमिटेशन है, मीन्स इसकी एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मान लो आप, ये जो मैं पेन के थ्रू आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये एक सर्कुलर गोल मान लो न्यूक्लियस है, कॉन्स्ट्रिक्शन से डिवाइड हो रहा है, एक ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो जब ये टूटेगा तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक पार्ट है वो कैसा है, स्मॉल है, और दूसरा पार्ट कैसा है, बिग है। तो एमाइटोसिस की यही लिमिटेशन होती है कि इसमें जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, दैट इज अनइक्वल, अनइक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस का जो डिवीजन है इट मीन्स कि क्रोमोसोम्स नंबर भी दोनों सेल्स 2 डॉटर सेल्स में इक्वल नहीं गए। अगर इक्वल क्रोमोसोम्स नंबर ही नहीं गए तो वो जो सेल है वो तो फिर किसी एक सेल तो ठीक है उसके पास सफिशिएंट नंबर है, दूसरी सेल के पास अपना सर्वाइव करने वाला नंबर भी नहीं है। इस वजह से एमाइटोसिस बहुत ज़्यादा हम बेनिफिट में नहीं मानते हैं, और ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें हमेशा ही अनइक्वल डिवीज़न होती है, हमेशा ही न्यूक्लियस की डिवीज़न हो रही है। इट मीन्स की क्रोमोसोम्स की, यही मतलब हुआ। सेल के अंदर क्रोमोसोम्स ही तो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स ही तो हैं, तो क्रोमोसोम्स की अनइक्वल डिवीजन हो रही है। क्लियर। तो दिस इज द एमाइटोसिस। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द माइटोसिस। माइटोसिस इनडायरेक्ट डिवीजन है, इस चीज़ को याद रखना है। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज 2 डॉटर सेल्स हैव सेम number of chromosomes like their parent cells, that is why it is called equational division। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं that is the mitosis, very very important mitosis, ठीक है। माइटोसिस, क्लियर। अगर हम माइटोसिस को ब्रेक डाउन करें तो माइटोसिस जो है ये 2 में ब्रेक होगा, माइटोस प्लस में ओसिस, माइटोस एंड ओसिस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, क्या मतलब है अभी, थ्रेड। ओसिस का मतलब क्या होता है, स्टेट। और हम सबको पता है माइटोसिस कैसी डिवीजन है, रिडक्शनल या इक्वेशनल, तो इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर। वाई वी कॉल्ड कि ये इक्वेशनल डिवीजन है, क्यों हम बोलते हैं इसको कि ये इक्वेशनल डिवीजन है, इस वजह से बोलते हैं बिकॉज 2 डॉटर सेल्स, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भी, डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लाइक पेरेंट सेल्स। क्लियर इतनी बात भी। दैट इज वाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ये कैसी डिवीजन है भाई, हमारी इक्वेशनल डिवीजन है। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मैंने बोल दिया, ये जो डिवीजन थी हमने पहले इस चीज़ को पढ़ा है, ये कौन सी सेल्स में डिवीजन होती है, इन द सोमैटिक सेल्स में। अब सोमैटिक सेल्स हैप्लॉइड भी हो सकती हैं और वो डिप्लॉइड भी हो सकती हैं। क्लियर है। लेकिन मैंने बोला है ना, जर्मिनल सेल जो है एक स्टेज आती है जब जर्मिनल सेल में भी हमारी माइटोसिस होती है। तो जर्मिनल सेल में माइटोसिस कब होगी, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन फेज। क्लियर, फेज, उस फेज में क्या होगा, हमारे माइटोसिस होगी इन द
जर्मिनल सेल्स। क्लियर इतनी चीज़। अब हम जो है एक्चुअली जो माइटोसिस है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। माइटोसिस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। माइटोसिस जो है इसकी कितनी स्टेजेस हैं माइटोसिस की भाई? 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्लियर? ये क्या है? मियोसिस की, माइटोसिस की 4 स्टेजेस हैं। हम 1 बाय 1 आराम से विद डायग्राम्स इन चारों की चारों स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन ना दे के इसमें से स्टेजेस के बीच बीच में से पूछ लेता है कि ये कैसे हुआ। ये तो मैं बताऊंगी आपको कि जब मैं स्टेजेस बताऊंगी तो आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको पुट कर सकता है। क्लियर? सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? प्रोफेज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो प्रोफेज होती है ना, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ अपनी माइटोसिस की है। ठीक है, और ये S और G2 फेज जो है इंटरफेज की वहाँ पे हो रही होती है। अब देखो, सबसे पहले तो हम एक सेल ड्रॉ करेंगे प्रोफेज को बताने के लिए। सपोज करो ये मैंने एक सेल, नॉर्मल सेल ड्रॉ कर ली, और वो ये जो नॉर्मल सेल है इट इज़ इन द इंटरफेज कि हेयर वी हैव द सेंट्रियोल, और ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो है दीज आर द क्रोमैटिन थ्रेड्स, और ये हमारा क्या है? सेंट्रियोल। क्लियर है? सेंट्रियोल को सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सेंट्रोसोम लिखा हुआ है बुक में, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखा हुआ है बुक में। मैं अभी ये करवाने के बाद भी मैं आपको साथ के साथ NCERT की बुक में भी पढ़ के बताऊंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रियोल और ये सेंट्रोसोम कहाँ से आ गया। क्लियर इतनी चीज़? अब ये जो मैंने सेल बनाई है ना, इट इज़ इन द इंटरफेज। ये किस फेज में सेल है हमारी? इंटरफेज में सेल है। आप सबको पता होगा, कल हमने करा था सेल साइकिल के बारे में कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। अब हम शुरू क्या कर रहे हैं? एम फेज। लेकिन उससे पहले मैंने ये सेल बना दी है कि ये सेल अब किस फेज में है भाई? इंटरफेज में है। इंटरफेज से ये सेल जब माइटोसिस मीन्स जब ये डिवाइड करेगी, तो माइटोसिस का जो फर्स्ट था हमारा वो क्या था? प्रोफेज था। तो इट मीन्स कि ये किस में एंटर करेगी? प्रोफेज में एंटर करेगी। तो अब जो प्रोफेज होता है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस। एक होता है अर्ली प्रोफेज एंड अनदर इज द लेट प्रोफेज। अगर आप अभी पहले बना लेते हैं अर्ली प्रोफेज में, और फिर हम बना लेंगे 2 मैं सेल्स बना रही हूँ लेट प्रोफेज की। ये हमारी सेल है अर्ली प्रोफेज में कि जब सेल सिर्फ प्रोफेज में एंटर ही की है, और अब जो भी प्रोफेज में होना था वो इस सेल के अंदर वो चेंजेस जो हैं वो इसमें हो चुके हैं। तो जो अर्ली प्रोफेज है ना, उसमें क्या है आपको दिखाई देगा, ये जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है ये डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट होके ये पोल की तरफ, इनको बोलते हैं सेल्स के पोल। ठीक है, और ये सेंटर वाले को बोलते हैं इक्वेटर। ये पोल है, ये पोल है, और ये क्या है? इसका इक्वेटर है। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है ना वो इक्वेटर की तरफ डुप्लीकेट होके ये अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, और ये कहाँ मूव करेगा? पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा? ये जो हमारे क्रोमैटिन थ्रेड है, अभी तो तुम्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब ये क्या होंगे? हमारे क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होके हमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं दिखाई देना शुरू हो जाएगी। क्लियर इतनी बात भाई? तो अब ये कहाँ हुआ? अर्ली प्रोफेज में हुआ। लेट प्रोफेज में क्या होगा? लेट प्रोफेज में अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये क्या हो चुकी होगी? लगभग सी
डिसअपियर हो चुकी होगी, हमें दिखाई नहीं देगी। जो सेंट्रियोल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पोल की तरफ पहुँच रहा था, लेकिन अब लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल पोल की तरफ आ जाएगा। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये इस तरह से हमारे यहाँ पे लाइक दिस प्लेस होंगे। और यहाँ से ये जो सेंट्रियोल है ना, यहाँ से इस तरह से लॉन्ग थ्रेड और शॉर्ट थ्रेड तुम्हें निकलते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंट्रियोल। और ये जो स्मॉल थ्रेड हैं इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रे। ठीक है, और जो हमारे लॉन्ग थ्रेड, ये तुम्हें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और कल मैंने बताया था स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। क्लियर इतनी चीज़? तो लेट प्रोफेज में हमारा ये हो चुका होगा सेल के साथ। अगर आप अभी बनाना चाहो एग्ज़ाम में, तो आप इंटरफेस बनाने के बाद में सीधा ही इस डायग्राम को स्किप करके ये जो डायग्राम है लेट प्रोफेज का, वो डायग्राम बना सकते हो। और प्रोफेज में आप किन किन पॉइंट्स को लिख सकते हो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे। हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ प्रोफेज में, टोटल प्रोफेज का बता रही हूँ। प्रोफेज में हम ये लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी? स्टार्ट्स डिसअपियर्स। क्लियर इतनी चीज? फिर सेंट्रियोल्स जो होंगे वो क्या होंगे? मूविंग टुवार्ड्स द पोल। ये सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो मतलब जो डायग्राम में है ना, वही चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। सेंट्रियोल्स मूव्स टुवार्ड्स द पोल। ठीक है, फिर ये जो क्रोमेटिन थ्रेड थे, ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब क्रोमेटिन फाइबर क्या हो गए हैं? कंडेंस्ड हो गए हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स क्या हो गए भाई? कंडेंस्ड हो गए। फिर हमें ये रेज दिखाई देना शुरू होगी, एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है? एस्ट्रल रेज को और स्पिंडल फाइबर को कोलेक्टिवली हम बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रे प्लस में स्पिंडल फाइबर जो है इसको हम कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं? माइटोटिक एपरेटस। क्लियर इतनी चीज भाई? ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइटोटिक एपरेटस। क्लियर है इतनी चीज? चलो, अब प्रोफेज हमारा हो गया। प्रोफेज में क्या क्या होना था? हमने इंटरफेज की सेल बनाई, और आप चाहो तो अर्ली प्रोफेज नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। अर्ली प्रोफेज के इससे डायरेक्ट आप लेट प्रोफेज बना के ये पॉइंट लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा आपका। अब लेट प्रोफेज, अब हमारा प्रोफेज खत्म हो चुका है। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेज थी भाई? मेटाफेज थी। तो नेक्स्ट अब हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई? मेटाफेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं यहीं पे ही मेटाफेज के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चलता रहे। मेटाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद में मैं नीचे इन पॉइंट्स के बारे में लिख दूंगी। तो हियर वी हैव द डायग्राम। हम सबसे पहले सेंट्रियोल बनाएंगे। सेंट्रियोल में इस तरह से लॉन्ग थ्रेड और शॉर्ट थ्रेड जो है वो क्या होंगे भाई? हमें दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, फिर हमारे क्या थे? ये क्रोमोसोम्स थे। अब मेटाफेज में क्या होगा? ये जो थ्रेड्स थे ना, जो यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गए थे, इन थ्रेड्स के साथ अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे भाई? एक प्लान में अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। दिख रहा है इसको? इसको मैंने बोला था दिस इज द पोल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो हमने बोला कि इन मेटाफेज जो हमारे क्रोमोसोम्स अब दिखाई दे रहे हैं, हम इनको क्रोमोसोम्स बोलेंगे हम। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स अरेंज्ड
इन मेटाफिजिक प्लान, या हम लिख देंगे इक्विटोरियल प्लान। क्लियर। फिर क्रोमोसोम्स जो हैं ये किससे अटैच हो गए हैं अभी, विद स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर से किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर की हेल्प से अटैच हो गए। अभी मैं बताती हूँ काइनेटोकोर भी क्या होता है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अच्छा अब आपको एक चीज़ और है, आपको यहाँ पे ना दो तरह के फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये फाइबर्स हैं जिनके साथ क्या है, हमारा क्रोमोसोम अटैच है, ठीक है। एक ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ हमारे क्रोमोसोम्स वगैरह कुछ भी अटैच नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं इंटर पोलर फाइबर्स। और जिनके साथ हमारे क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं हम इनको बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रोमोसोमल फाइबर्स बोल देंगे हम इसको, ठीक है भाई। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं ये किसके साथ अटैच हो गए हैं, हमारे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गया। तो क्रोमोसोम्स के किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्रोमोसोमल फाइबर्स आर अटैच टू काइनेटोकोर। क्लियर। अब आप सोचोगे कि काइनेटोकोर क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारा क्रोमोसोम, ठीक है भाई। अब ये जो है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस तरह से काइनेटोकोर, ठीक है भाई। ये हमारा क्या आया, काइनेटोकोर। बाहर ये दिखाई दे रहा है काइनेटोकोर, लेकिन अंदर एक और आपको डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। दैट डार्क स्ट्रक्चर जो है इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। अब समझ में आया काइनेटोकोर क्या है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इस काइनेटोकोर से क्या होते हैं, ये इस तरह से इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं, हमारे अटैच हो जाते हैं। क्लियर है। तो मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स इस इक्विटोरियल प्लान में आ चुके हैं। दूसरा जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं दे आर अटैच टू द काइनेटोकोर। ये दो चीजें जो है हमारी किस में हो चुकी हैं, मेटाफेज स्टेज में हो चुकी हैं। मेटाफेज स्टेज के बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेज आती है, एनाफेज स्टेज आती है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चंस जो हैं मैं आप लोगों को बोल रही थी कि इनमें से क्वेश्चंस आते होते हैं। तो क्वेश्चंस ये आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोफेज की, तो प्रोफेज में से क्वेश्चंस जो हैं मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना तो वो ये पूछेंगे कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन या एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन किस फेज में स्टार्ट हो जाती है। तो किस फेज में स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेज में स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मेटाफेज में कि किस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्विटोरियल प्लान में आ जाते हैं। तो कौन सी स्टेज में आते हैं, मेटाफेजिक जो हमारी मेटाफेज स्टेज है इसमें हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्विटोरियल प्लान में आ जाते हैं। क्रोमोसोमल फाइबर्स जो हैं दे आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। क्लियर इतनी चीज। अब हमने प्रोफेज कवर कर लिया, मेटाफेज कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा एनाफेज है, एनाफेज जो है इसमें क्या होगा, एनाफेज जो है ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो मोस्टली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है ना दैट इज़ फ्रॉम द एनाफेज। एनाफेज से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनाफेज में क्या होगा, हमारी ये जो सेल है, ठीक है, अब दो हमने सेंट्रियोल्स बना दिए। अब मैंने ये आपको डायग्राम बताया, मेटाफेज में ये था। एनाफेज में अब ये जो सेंट्रोमियर है ना इसकी स्प्लिटिंग होगी और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, मींस यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इस साइड दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। हमारे जो सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट होंगे और ये मूव टुवार्ड्स द पोल, अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई। तो किस तरह से थे भी हम बना लेते हैं इस चीज को। क्लियर। तो ये रहे हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है,
ये अब स्प्लिट होके इनके सेंट्रोमियर्स की क्या हो गई है भाई, स्प्लिटिंग हो गई है, और स्प्लिटिंग होके दे आर मूविंग टुवार्ड्स द पोल, अपने अपने पोल की तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये व्हाट इज दिस डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं हम इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर्स। तो हम देख लेते हैं एनाफेज में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली आस्क्ड इन द पेपर, कि सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग जो है किस में होती है, और आपको सेंट्रोमियर पता चल गया। मैं फिर से बताती हूँ यहाँ पे कि ये क्रोमोसोम है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर, एंड ये जो डार्क स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब अगर मैं इसको बताऊं कि ये टूटेंगे किस तरह से, तो अब बीच में से सेंट्रोमियर जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है भाई, इस तरह से ये जो है ये पार्ट है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, इस पार्ट ने नीचे की तरफ, मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो एनाफेज में फर्स्ट पॉइंट जो है हम क्या लिखेंगे भाई, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट्स। क्लियर है इतनी चीज भी, सेंट्रोमियर्स क्या होंगे भी, स्प्लिट्स होंगे, एंड क्रोमोसोम्स मूव्स टुवार्ड्स अपोजिट पोल। क्लियर, ये अपोजिट पोल की तरफ दे गेट स्टार्टेड टू द मूव, ठीक है। अब कहता है कि ये क्रोमोसोम्स जो है ना इनको ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इन क्रोमोसोम्स को टुवार्ड द पोल मूव करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसको अपनी तरफ खींचेंगे। मान लो ये स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, अब ये छोटा होगा तो ये इस आधे पार्ट को ऊपर की तरफ खींचेगा, ये वाला इस आधे पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे पहली फोर्स तो क्या है भाई, ये जो रिस्पॉन्सिबल है इस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग के लिए, तो वो सबसे पहला तो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स का क्या होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, ये कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है भाई। दूसरी फोर्स कौन सी है, ये मैंने इंटरजोनल फाइबर्स बताए हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, इनके बीच में ये इंटरजोनल फाइबर्स जो है ना ये क्या होते जाएंगे, लॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, ये स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स की क्या हो गई भी, स्ट्रेचिंग होगी। अब इस सारी प्रोसेस के लिए वी नीड एटीपीस। तो एटीपी कितने एटीपी चाहिए होंगे, अब एक क्रोमोसोम को इस जगह से इस पोल तक लेके जाने के लिए वी नीड 30 एटीपीस। तो हमें कितने एटीपी रिक्वायर हैं, 30 एटीपी रिक्वायर टू मूव वन क्रोमोसोम टू द पोल, मतलब इस पोल तक लेके जाने के लिए हमें 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है इतनी चीज़ भाई। तो ये तो था हमारा एनाफेज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनाफेज में हमेशा ही क्या होता है, सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग जो है दैट विल अकर। समझ में आ गई इतनी चीज़, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है एनाफेज स्टेज में। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। फिर एनाफेज के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज हमारी आती है टेलोफेज। विच फेज भाई, टेलोफेज। नेक्स्ट स्टेज आ गई हमारी टेलोफेज। अब ये जो टेलोफेज है ना, ये इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेलोफेज जो होती है इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रोफेज की रिवर्स स्टेज कौन सी है, तो कौन सी है अभी, टेलोफेज। अब देखो प्रोफेज जो था, प्रोफेज में क्या हुआ था अभी, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो गया था। सेंट्रियोल्स जो थे वो पोल की तरफ आना शुरू हो गए थे, डुप्लीकेट होके जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स थे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो गए थे। अब जो हमारा टेलोफेज है, टेलोफेज में इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। पहला तो इसमें क्या होगा, हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपियर हो गई थी, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयर्स।
ठीक है। अब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए थे, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, ठीक है। फिर से हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे सब कुछ डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर्स, ठीक है भाई, ये हमारे क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए इस जगह पे आके, यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा, अब जब टेलोफेज खत्म होने वाली होती है और टेलोफेज के बाद नेक्स्ट हमारी जो आती है दैट इज साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियो, क्योंकि देखो मैंने बताया था ये दो हमारी जो है एम फेज जो मल्टीप्लीकेशन फेज होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो ये 4 स्टेजेस माइटोसिस की कर रहे हैं। तो माइटोसिस सेल डिवाइड कर रही है तो ये कैरियोकाइनेसिस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और फिर हमारी क्या आती है, साइटोकाइनेसिस। मींस लास्ट हमारा स्टेप आता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, तो फिर हमारी आएगी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस टेलोफेज की एंडिंग में एंड बिगिनिंग ऑफ द साइटोकाइनेसिस जब होता है तब क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी एट द एंड ऑफ एनाफेज एंड बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज। तो ये भी हम पॉइंट ऐड कर देंगे, एट द एंड ऑफ एनाफेज एंड बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स। हमारा जो साइटोकाइनेसिस है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। डायग्राम में देख लेते हैं अभी कैसे हुआ। ये हमारी सेल है, ठीक है। अब इसमें रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, इट मीन्स कि अब क्या होगा, पहले तो बिगिनिंग ऑफ अपनी टेलोफेज पे क्या होगा, साइटो मीन्स ये अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि अब तक क्या हुआ, ये पोल की तरफ जा चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये 4 जो हमारे क्रोमेटिन थ्रेड थे, 4 ही तो थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी हमारी, फिर से अपीयर होगी। अदर ऑर्गेनल्स भी जो होंगी वो सब अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और हेयर वी हैव द सेंट्रियोल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल होगा। क्लियर है, इतनी चीज़ भी होगी, इतनी चीज़। टेलोफेज हमने कर लिया। टेलोफेज के जस्ट बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा that is the cytokinesis, it means division of the nucleus। तो ये जो हमारी सेल है ये और डीप क्या करेगी, अंदर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन है और डीप जाती जाएगी हमारी, ठीक है। और हेयर वी हैव द, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। और डीप जाएगी, जाते जाते ये क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से, एंड देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2, ये इस तरह से 2 में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़। और इस जो सेल है इसके पास हमारा सेंट्रियोल 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स, और हियर वी हैव द सेंट्रियोल एंड द क्रोमोसोम्स। अब देखो ये भी डिप्लॉइड है और ये भी सेल कैसी है, हमारी डिप्लॉइड है। हमने शुरू कैसे किया था, इंटरफेज में हमारी सेल कैसी थी, डिप्लॉइड सेल थी, 4 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, डिप्लॉइड सेल थी। और यहाँ पे भी एक सेल जो है वो कितनी सेल्स में डिवाइड हुई है, 2 सेल्स में डिवाइड हुई है। और 2 सेल्स भी कैसी सेल्स हैं, 2 डिप्लॉइड सेल्स हैं। क्लियर है। यहाँ पे हमारा जो माइटोसिस है दैट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पार्ट 3 होगा, वहाँ पे हम माइटोसिस के सिग्निफिकेंस करेंगे और मियोसिस को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।